संथाल का इतिहास 1856 में ब्रिटिश साम्राज्य को हराने वाली दुनिया की पहली जनजाति। स्वागत है आपका हमारे चैनल थॉटिस पर। दोस्तों, आपने श्रीमती मुर्मू का नाम जरूर सुना होगा। द्रौपदी मुर्मू ने भारत की 15वीं राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि द्रौपदी मुर्मू भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति भी हैं और ये एक विशिष्ट जनजाति समूह से संबंध रखती हैं जिसका नाम है संथाल जनजाति। संथाल सांथा और आला दो शब्दों को जोड़ने से बनता है। सांथा का मतलब होता है शांत और आला का मतलब होता है आदमी, यानी शांत आदमी। सांथाल गोंड और भील के बाद भारत की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है और संथाल जनजाति की जनसंख्या ज़्यादातर झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। और भारत के अलावा संथाल जनजाति भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश और नेपाल में भी पाई जाती है। संथाल जनजाति की मुख्य भाषा संथाली है और ये प्राकृतिक संसाधनों की मान्यता में विश्वास रखते हैं। संथाल जनजाति का इतिहास काफ़ी समृद्ध है और ये सबसे पुरानी जनजाति में से एक है। हालांकि पुरातत्व संसाधन की कमी के कारण इनके मूल का पता नहीं चल पाया है। ऐसा माना जाता है कि संथाल जनजाति उत्तरी कंबोडिया के चंपा साम्राज्य से ताल्लुक रखते थे। ये जनजाति प्राचीन समय के छोटा नागपुर के आसपास रहा करती थी, लेकिन 18वीं शताब्दी के बाद इस जनजाति ने झारखंड के संथाल परगना की तरफ पलायन कर लिया और धीरे धीरे ये जनजाति उड़ीसा तक जा पहुंची। संथाल घने जंगल में रहा करते थे। इनका मुख्य काम जंगल में भूमि को कृषि योग्य बनाना और जंगल की स्वच्छता बनाए रखना था। अगर इनके इतिहास की बात करें तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि संथाल जनजाति ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पूरे विश्व में संथाल ऐसा जनजातीय समूह था जिसने ब्रिटिश साम्राज्य को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। तो चलिए जानते हैं कि ऐसा क्या कारण था कि संथाल समूह को विश्व के एक सबसे शक्तिशाली साम्राज्य के विरोध में जंग छेड़नी पड़ती है। ये संघर्ष कैसे शुरू होता है? दोस्तों, ब्रिटिशर्स के भारत आगमन से पहले संथाल बहुत ही मिलजुल कर जीवन यापन किया करते थे और ये 19वीं शताब्दी तक बीरभूम, बाराभूम, मानभूम, पालामऊ और छोटा नागपुर के पर्वतीय क्षेत्र में रहते थे। वर्ष 1770 बंगाल में अकाल पड़ने के कारण बंगाल और उसके आसपास के क्षेत्र में खेती की पैदावार पूरी तरह से नष्ट हो गई, जिससे वहां की आबादी ने पलायन करना शुरू कर दिया। पलायन और खेती की पैदावार नष्ट होने के कारण ब्रिटिश सरकार को राजस्व इकट्ठा करने में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, जिससे उन्हें बड़े नुकसान होने लगे। इन नुकसानों को रोकने के लिए वर्ष 1793 में गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बिहार और बंगाल में परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम एक्ट लागू किया। ये एक्ट भूमि राजस्व नियम था, जिसके तहत ब्रिटिश सरकार ने जमींदार, राजाओं और तालुकदार को स्थायी अधिकार दे दिया और उसके बदले में सरकार ने उनसे स्थायी राजस्व वसूलना शुरू कर दिया। इस एक्ट को अच्छी तरह से लागू करने के लिए और ज़्यादा राजस्व एकत्र करने के लिए ब्रिटिश सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा खेती योग्य भूमि की ज़रूरत पड़ने लगी, क्योंकि जितने ज़्यादा जगह पर खेती होगी उन्हें उतने ज़्यादा राजस्व मिलता रहे। और इसी की वजह से उन्होंने बंगाल, बिहार, उड़ीसा और झारखंड जैसे जंगल को काटने का फैसला किया। ब्रिटिश सरकार इन जंगलों को कृषि भूमि में बदल देना चाहती थी, लेकिन कृषि भूमि बनाने के लिए उन्हें ऐसे लोगों की ज़रूरत थी जो जंगल को बहुत ही आसानी से साफ कर सकें ताकि वहां पर खेती की जा सके और वो कृषि भूमि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व दे सके। ब्रिटिश सरकार ने जंगल को काटने और साफ करने के लिए संथाल को हायर करना शुरू कर दिया, क्योंकि संथाल एक ऐसा जनजातीय समूह था जिनका मुख्य काम जंगल की सफाई और ज़मीन को खेती योग्य बनाना था। इसी क्रम में वर्ष 1832 में ब्रिटिश सरकार ने झारखंड के पहाड़ी इलाके को चिन्हित करना शुरू कर दिया और संथाल के इसी क्षेत्र में रहने की गुजारिश की,
ताकि वहाँ की भूमि को वह कृषि भूमि में बदल सकें। संथाल के वहाँ रहने पर ब्रिटिश सरकार ने उनको जमीन और बहुत सी मूलभूत आवश्यकताओं को उपलब्ध कराया और लाभ के चलते संथाल कटक, धालभूम, हजारीबाग, भिन्नाभूम जैसे क्षेत्र में रहने लगे। वहां पर रहने के बाद संथाल ने वहां पर जंगल को कृषि भूमि में बदल दिया, उन भूमि पर कृषि करना शुरू कर दिया। वर्ष 1830 में संथाल की जनसंख्या 3000 थी और वर्ष 1850 तक ये बढ़कर 83,000 पहुंच गई थी। संथाल ने अपनी दक्षता से काफ़ी अच्छी खेती करना शुरू कर दिया और उस जंगल को उपजाऊ खेती में बदल दिया। उन क्षेत्रों की खेती इतनी अच्छी होने लगी कि ब्रिटिश सरकार के राजस्व में 22 गुना बढ़ोतरी होने लगी। लेकिन जब संथाल इस क्षेत्र में स्थायी रूप से रहने लगे तो इन्हीं क्षेत्र के जमींदारों ने शोषण करना शुरू कर दिया और जबरन इन पर अधिक कर लगा दिया। जबरन कर लगाने के चलते संथाल की हालत बहुत खराब होने लगी और इनकी आर्थिक इतनी बिगड़ गई कि इनको अपने रोजमर्रा के जीवन और खेती के लिए जमींदारों से कर्जा लेना पड़ता था और ये जमींदार इन्हें बहुत ही ज़्यादा ब्याज दर पर कर्ज दिया करते थे और ज़्यादा ब्याज दर होने की वजह से संथाल कर्ज चुकाने में असमर्थ रहते थे। जब संथाल जमींदारों का कर्जा नहीं चुका पाते थे तो ये जमींदार जबरन इनकी जमीन पर कब्जा कर लेते और अगर जमीन के कब्जा करने पर भी संथाल कर्जे की पूर्ति नहीं हो पाती तो ये जमींदार उन्हें बंधुआ मजदूर बनने पर मजबूर करते। संथालों के बंधुआ मजदूर बनने के बाद इन्हें मानसिक, शारीरिक और सामाजिक यातनाएं दी जाती थीं। साहूकारों और जमींदारों के शोषण के चलते बहुत से संथाल इनकी यातनाओं का शिकार बनते थे, जिससे कई संथाल परिवारों ने आत्महत्या करना शुरू कर दिया था। साहूकार और जमींदार संथाल का शोषण कर इनकी ज़मीनों को हड़पना चाहते थे। संथाल को इतनी बुरी यातनाएं झेलनी पड़ती हैं कि इन्हें ब्रिटिश सरकार, साहूकार और जमींदारों के विरोध में जंग छेड़नी पड़ती है और इसी जंग का नाम था संथाल हूल। आगे बढ़ते हैं और विस्तार में जानते हैं इस संथाल हूल के बारे में। संथाल ने जब हथियार उठाए, अपनी स्थिति के आगे मजबूर होकर 30 जून 1855 को संथाल समूह के 2 सदस्य, जिनका नाम था कान्हू मुर्मू और सिद्धू मुर्मू, और ये दोनों करीब 10,000 संथाल लोगों को इकट्ठा करते हैं और अपनी खुद की एक सेना तैयार करते हैं, जिसमें किसान, गांव वाले और महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सिद्धू और कान्हू की बहन भूरू और झानू ने भी विद्रोह में काफ़ी सक्रिय भूमिका निभाई। इस विद्रोह में संथाल समूह ने ये शपथ ली कि अपनी ज़मीन को ब्रिटिश सरकार से वापस लेकर रहेंगे। विद्रोह का मुख्य उद्देश्य ईस्ट इंडिया कंपनी के ब्रिटिश रूल्स को ख़त्म करना और अपनी ज़मीन को वापस पाना था। इसी के साथ संथाल ने ब्रिटिश के साथ विद्रोह की घोषणा कर दी। घोषणा के बाद संथाल ने काफ़ी मजबूती के साथ लड़ाई करना शुरू कर दिया और वह अपने ज़मीन से वहाँ के साहूकार, जमींदार और उनके सहयोगियों को भगाने में सफल रहते हैं। इस मजबूत विद्रोह के कारण संथाल राजमहल हिल्स, बीरभूम और भागलपुर जिले के आसपास के क्षेत्र को ब्रिटिश नियंत्रण से स्वतंत्र करा देते हैं। इससे ब्रिटिश सरकार को बड़ा नुकसान पहुंचता है। इसी कारण से ब्रिटिश पुलिस संथाल बंद को गिरफ्तार करने आती है, लेकिन गांव वाले अपने नेता की रक्षा करने के लिए ब्रिटिश पुलिस वालों की हत्या कर देते हैं। संथाल ब्रिटिश सरकार द्वारा स्थापित किए गए संथाल एरिया में रेलवे और पोस्टल नेटवर्क को भी नष्ट कर देते हैं। विद्रोह की घटनाओं के चलते इससे ब्रिटिश सरकार को एक बड़ा झटका लगता है। ब्रिटिश सरकार को यह आभास हो जाता है कि कहीं न कहीं इस विद्रोह के कारण उनकी सरकार पर खतरा मंडरा रहा है और वो यहाँ पूरी तरह अपना नियंत्रण खो सकते हैं। इसलिए वो इस विद्रोह पर नियंत्रण करने के लिए अपनी सेना की एक टुकड़ी को संथाल एरिया में भेजते हैं, लेकिन ब्रिटिश सरकार का ये प्रयास पूरी तरह से विफल रहता है और संथाल ब्रिटिश सरकार की सेना की इस छोटी टुकड़ी को हराने में सफल रहते हैं। इस लड़ाई से संथाल का आत्मविश्वास और बढ़ जाता है। ब्रिटिश सरकार ये समझ जाती है कि संथाल क्षेत्र जहाँ से उन्हें अधिक राजस्व की प्राप्ति होती थी, वहाँ से उनका नियंत्रण अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है। तब ब्रिटिश ने उन संथाल एरिया में
अपनी काफ़ी बड़ी सेना को वहां भेजा, क्योंकि ब्रिटिश सरकार यहां पर किसी भी हालत में नियंत्रण वापस चाहती थी। इस सेना के पास काफ़ी आधुनिक हथियार थे, तो वहीं संथाल के पास परंपरागत धनुष बाण थे। संथाल और ब्रिटिश सरकार के हथियारों की कहीं से कोई बराबरी नहीं थी। संथाल इस मामले में ब्रिटिशर्स से काफ़ी पीछे थे। संथाल के खिलाफ ब्रिटिश सरकार का साथ वहां से जमींदार और मुर्शिदाबाद के नवाब ने भी दिया। मुर्शिदाबाद के नवाब द्वारा भेजे गए हाथियों का प्रयोग ब्रिटिश सरकार ने संथाल के खिलाफ किया। वहां संथाल का सहयोग वहां के क्षेत्रीय लोहार और क्षेत्रीय लोगों ने दिया। 10 नवंबर 1855 को ब्रिटिश सरकार ने अपने मार्शल लॉ को संथाल एरिया पर लागू कर दिया और उस क्षेत्र को अपनी सेना के माध्यम से नियंत्रित करना शुरू कर दिया। ये मार्शल लॉ 3 जनवरी 1856 तक क्रियान्वित रहा। धीरे धीरे ब्रिटिश सरकार की चालाकी और आधुनिक हथियारों के कारण ब्रिटिशर्स को जीत मिलती गई और लड़ाई में ब्रिटिशर्स सफल रहे। मार्शल लॉ के चलते कान्हू और सिद्धू की हत्या कर दी जाती है। इस विद्रोह का काफ़ी भयानक अंत होता है, जिसमें कई संथाल गांवों को पूरी तरह नष्ट कर दिया जाता है। हजारों संथाल वीरों की हत्या कर दी जाती है। इस विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार को यह समझ आ जाता है कि वो संथाल द्वारा दोबारा ऐसा विद्रोह नहीं चाहेंगे, और इसी विचार के साथ संथाल को शांत रखने के लिए ब्रिटिशर्स द्वारा 1856 में संथाल परगना टेनेंसी एक्ट पास किया जाता है, जिसके तहत संथाल को कुछ सुरक्षा और अधिकार दिए जाते हैं। इस एक्ट के तहत ब्रिटिश साम्राज्य संथाल की जमीन किसी गैर जनजाति को जमीन नहीं बेच सकती थी। संथाल परगना क्षेत्र में आज के झारखंड के 6 जिले दुमका, देवघर, गोटा, पकुर, साहिबगंज और जमतारा आते थे। इस एक्ट के पास होने से संथाल के अधिकारों की कुछ हद तक रक्षा की गई। कंक्लूजन, निष्कर्ष, इस तरह संथाल हुल का ब्रिटिशर्स द्वारा पूरी शक्ति के साथ निर्दयता से दमन कर दिया जाता है। इस विद्रोह का अंत तो जरूर होता है, लेकिन संथाल की वीरता और शौर्य की गाथा पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बनती है। और ये चर्चा का विषय बने भी क्यों ना, आखिर संथाल पहले ऐसे जनजाति समूह था जिसने ब्रिटिश सरकार जैसे ताकतवर साम्राज्य को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। संथाल जनजाति जो बहुत ही शांत और मिलजुल कर रहने वाली मानी जाती थी, उन्होंने बिना किसी आधुनिक हथियार के एक ऐसी जंग लड़ी जिससे प्रभावित होकर भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विद्रोह किया। संथाल विद्रोह ही संथाल की पहचान को प्रदर्शित करता है। क्या आपको लगता है कि अगर संथाल के पास ब्रिटिश साम्राज्य के जैसे आधुनिक हथियार होते तो वो इस विद्रोह को कभी भी नहीं हारते और ब्रिटिश भारत से पूरी तरह वापस जा सकते थे? और क्या आपको लगता है कि संथाल विद्रोह ने ही वर्ष 1857 का महान विद्रोह की नींव तैयार की थी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमारे साथ जरूर साझा करें।